हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF.com। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री। उसके क्या रोल्स और फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसका क्या कॉम्पोजिशन है वो भी डिस्कस करेंगे, एंड उसकी कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसकी सब्सिडरीज हैं, हम आज ये भी समझेंगे और ये भी हम जानेंगे। But as you all know, before I start the video, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's topic, that is Reserve Bank of India. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था और क्या इसका पूरा प्रोसीजर क्या था इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे। ठीक, द फर्स्ट पॉइंट सेज RBI was established in April 1935 on the recommendations of Hilton Young Commission. एक्चुअली इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? अप्रैल 1935 में। किसके रिकमेंडेशंस पे? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। ठीक है, दिस कैन फ्रेम अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नेट JRF एग्जामिनेशन। शेयर कैपिटल कितना था RBI का? इनिशियली 5 करोड़, जिसमें से 4 करोड़ 97,80,000 वॉज ऑफ प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंड 2,20,000 वॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे ये तो बट ऑब्वियस हो गया कि जो RBI था हमारा वो इनिशियली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। थर्ड पॉइंट सेज इट वाज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स इंस्टीट्यूशन अंटिल जनवरी 1949 एंड वाज नेशनलाइज्ड अंडर RBI एक्ट 1948। RBI जो है वो 1949 तक, जनवरी 1949 तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही था। और RBI नेशनलाइज कब हुआ था? RBI एक्ट 1948 के अंदर, जनवरी 1949 में नेशनलाइज हुआ था अंडर द एक्ट RBI एक्ट 1948। इट्स हेड ऑफिस इज इन मुंबई, अच्छे से याद रख लेना। हैज़ 4 जोनल ऑफिसेस, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, 19 रीजनल ऑफिसेस, 11 सब ऑफिसेस एंड 2 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स इन चेन्नई एंड पुणे। आगे बढ़ते हैं, रोल्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे, देयर आर n नंबर ऑफ फंक्शंस जो कि RBI प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वन गोज ऑन लाइक बैंकर्स बैंक। बैंक्स को जो भी कह सकते हो क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है, जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो RBI प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट फंक्शंस, जितने भी हमारे डेवलपमेंट बैंक्स इस्टेब्लिश हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उन सबको भी असिस्टेंट प्रोवाइड करता है RBI। इशूअर ऑफ करेंसी, दिस इज अ वेल नोन कह सकते हो फैक्ट और वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर, बट ऑब्वियसली चीज़ है कि जो भी करेंसी का इशुएंस होता है, जो भी करेंसी का रेगुलेशन होता है हमारी इकोनॉमी में, वो RBI ही करता है। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट और सेटलमेंट का जितना भी ट्रांजैक्शंस हो जाए, जितना भी प्रोसेसिंग होता है उसको भी रेगुलेट करता है RBI। मॉनेटरी अथॉरिटी, सबसे कह सकते हो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि कंट्री में फ्लो ऑफ मनी को रेगुलेट करना भी RBI का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और जहाँ तक मॉनेटरी अथॉरिटी की बात है, इसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी जो है अपनी, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, जिसको मैंने यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में कवर किया है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, बिकॉज आई वोंट बी डिस्कसिंग इट अगेन। इट्स ऑफ नो यूज़ कि आप एक ही टॉपिक को बार बार डिस्कस करो। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के लिए मैंने 2 डिफरेंट वीडियोस बनाए हुए हैं। आप जाके यूनिट 1 की प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियोस देख सकते हो और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं RBI के लिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट करना, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ RBI। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, फंड्स की नीड अराइज होगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है RBI का। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, दिस ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड इन आर फर्स्ट यूनिट इट सेल्फ कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जब आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हो तो 2 कंट्रीज़ की जो करेंसी होती है, क्योंकि वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से, तो जो एक कह सकते हो डिस्पैरिटी अराइज होता है 2 करेंसीज़ की वजह से पेमेंट में या ट्रांजैक्शंस में, उसको मैनेज करने का काम भी RBI का होता है। एक प्रॉपर रेट एस्टैब्लिश करना, उन एक्सचेंज रेट्स को मैनेज करना कि किस रेट पे कौन सी करेंसी किस टाइम पे प्रेवलेंट है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी, ये तो सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ फेक करेंसीज भी सर्कुलेट होती है, तो उन करेंसीज को डिटेक्ट करना और
जितने भी करेक्टिव एक्शंस हैं उनको लेना, ये भी काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की, क्या कॉम्पोजिशन है आरबीआई का। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म में यहाँ पे मेंशन है, जिसको आप एक कह सकते हैं कि एक बार आप एक दो बार इसको पढ़ोगे तो अपने आप से ये आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल हायरार्की दैट इज़ फॉलोड इन ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन। तो ये मोर और लेस सिमिलर। ये सबसे पहले जो आता है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर गवर्नर, फिर डेप्यूटी गवर्नर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ। तो ये पूरा एक कॉम्पोजिशन है जो कि कह सकते हो आरबीआई को वर्क करने में एफिशिएंटली हेल्प करता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की वीडियो की, वो है सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। एकदम ये जो पिक्चर है ना, इसको दिमाग में एकदम स्कैन करके सेव कर लो। डीआईसीजीसी, नाबार्ड, एनएचबी और बीआरबी एनएमपीएल। डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, नाबार्ड, एनएचबी, बीआरबी, एनएमपीएल। ये सारी जितनी भी हमारी सब्सिडरीज हैं इनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं, बट 4 सब्सिडरीज हैं आरबीआई की, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, और ये नेम्स भी। सबसे पहले डीआईसीजीसी की बात करते हैं। डीआईसीजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1978 आफ्टर द मर्जर ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन डीआईसी and Credit Guarantee Corporation of India Limited CGCI after passing of the DICGC Act by the Parliament। ठीक है, 1961 में ये एक्ट पास किया गया था, जिसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, 2 डिफरेंट कॉरपोरेशंस को मर्ज करके डीआईसीजीसी बनाया गया था। और वो 2 कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थी? डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दोनों इंस्टीट्यूशंस के नाम। और डीआईसीजीसी कब फॉर्म हुआ था? व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, 1978। It serves as a deposit insurance and credit guarantee for banks in India. It is a fully owned subsidiary of and is governed by RBI. RBI का fully owned subsidiary है और इसको govern भी RBI ही करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी को कह सकते हैं फैसिलिटेट करना, रेगुलेट करना, चेक करना, यही काम है। जो भी डिफरेंट बैंक्स हैं इंडिया में उनके लिए ये काम है डीआईसीजीसी का। आगे बढ़ते हैं नाबार्ड। नाबार्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके जो फंक्शंस हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगी जिसमें हम नाबार्ड के बारे में और भी डिटेल में समझेंगे कि इसके क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो दिस टॉपिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाबार्ड, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन नाबार्ड का हम कर लेते हैं। नाबार्ड इज़ अ डेवलपमेंट बैंक फोकसिंग प्राइमरली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। It is the apex banking institution to provide finance for agriculture and rural development. Its headquarters is located in Mumbai, the country's financial capital. It is responsible for the development of the small industries, cottage industries and any other such village or rural projects. It is a statutory body established in 1982 under Parliament Act नाबार्ड एक्ट 1981। राइट, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको याद रखना है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1982 में। एक्ट कौन सा था? नाबार्ड एक्ट 1981। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि बहुत लकी हो जाते हैं हम लोग, कभी कभी ये नाबार्ड का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है 1-2 बार, तो ये समझ सकते हो कि सीधे सीधे 2 मार्क्स आपके अपने पास आ रहे हैं। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मेनली ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, या जितने भी कह सकते हो रूरल लेवल पे जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप है, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए जितना भी फंड प्रोवाइड करना है, वो सारा काम होता है नाबार्ड का। फिर है एनएचबी, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक, इज एन एपेक्स लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन catering to the housing sector in the country. It was established on July 9, 1988. NHB कब establish हुआ था? 9 July 1988. It is a wholly owned subsidiary of RBI, was set up by an act of parliament in 1987. सेटअप कब हुआ था? इनिशियली कह सकते हो इसके लिए रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1987 में, लेकिन इसको फॉर्मली या कह सकते हो फाइनली एस्टैब्लिश किया गया था जुलाई 9, 1988 को। और इसका मेन काम क्या है? जितना भी हाउसिंग सेक्टर है कंट्री का, उसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना।
NHB has been established with an objective to operate as a principal agency to promote housing finance institutions both at local and regional levels. It is headquartered in New Delhi and has offices in all major cities. हेडक्वार्टर एनएचपी का कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसका मेन जो कह सकते हो प्राइमरीली जो इसका फंक्शन है, मैंने अभी बताया कि हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करना, उसको प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। और लास्ट सब्सिडरी की बात कर लेते हैं, BRBNMPL। थोड़ा सा लंबा इसका शॉर्ट फॉर्म भी लॉन्ग है, बट नॉट टू वरी, इसका फुल फॉर्म याद करना बहुत ईजी है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अब ये तो नाम से समझ में आ गया कि बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स इन द कंट्री। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय RBI एज इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी ऑन 3rd Feb 1995। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 3rd Feb 1995 with a view to augmenting the production of banknotes in India to enable RBI to bridge the gap between supply and demand of banknotes in the country। कंट्री में जितना भी कह सकते हो डिमांड हो रहा था करेंसी नोट्स के लिए और जो भी सप्लाई प्रोवाइड हो रही थी कंट्री को, उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप आ रहा था, उसके बीच में कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी आ रही थी। तो उसी गैप को फिल करने के लिए, उसी डिस्पैरिटी को हटाने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। The BRBNMPL has been registered as a private limited company under the Companies Act 1956 with its registered and corporate office situated at Bangalore। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है? बैंगलोर में। द कंपनी मैनेजेस 2 presses, one at Mysore in कर्नाटका एंड द अदर एट सल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। ये भी याद रखिएगा कि इसका कॉर्पोरेट ऑफिस तो बैंगलोर में, लेकिन 2 अदर कंपनीज जो हैं, इसकी 2 प्रेसेस जो हैं, एक मैसूर में है कर्नाटका में और दूसरी सल्बोनी में है वेस्ट बंगाल में। द प्रेजेंट कैपेसिटी फॉर बोथ द प्रेसेस इज 16 बिलियन नोट पीसेस पर ईयर on a 2-shift basis, right? So this completes your subsidiaries of RBI and a brief discussion what RBI is all about. NABARD will be discussing in detail again. And for monetary policy and fiscal policy, I will suggest you to please go and watch my previous videos जो कि मैंने Unit 1 में mention किया है. So this completes today's topic. Again a reminder, please share and subscribe the channel as much as you can. That's all for today. Thank you and have a nice day.